नमस्कार। हमारे इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम 1000 साल से भी लंबे और बेहद रोमांचक भारतीय इतिहास के सफर पर निकलने वाले हैं। यह सिर्फ कुछ राजाओं या युद्धों की कहानी बिल्कुल नहीं है। यह तो लचीलेपन और अदम्य साहस की एक ऐसी महागाथा है जहां साम्राज्य राख के ढेर से किसी फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार उठ खड़े होते हैं। 712 ईस्वी से लेकर मराठा साम्राज्य के पतन तक। आइए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत ही संक्षेप में देखें तो आज की हमारी रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। 1. आक्रमण और दिल्ली सल्तनत। 2. क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। 3. भक्ति और सूफी आंदोलन। 4. मुगल साम्राज्य का युग। और 5. मराठों का उदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है आक्रमण और दिल्ली सल्तनत। भारत के इतिहास में 712 ईस्वी का साल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी साल मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था। इसके बाद लगातार आक्रमणों का एक सिलसिला शुरू हो गया, जैसे 1025 में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ की लूट और 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी की निर्णायक जीत। इन घटनाओं ने उपमहाद्वीप की दिशा ही बदल दी। और हाँ, 1199 के आसपास बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध ज्ञान के केंद्र को नष्ट किया, तो वह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, वह सदियों के ज्ञान और संस्कृति पर एक बहुत गहरा आघात था। इसके बाद 1206 में नींव पड़ती है दिल्ली सल्तनत की। यह सच में हैरान करने वाली बात है कि अगले करीब 300 सालों तक यहां 5 अलग अलग राजवंशों ने राज किया। शुरुआत होती है गुलाम वंश से, और जरा सोचिए, इसमें पूर्व गुलाम अपनी शानदार सैन्य काबिलियत के दम पर सीधे सुल्तान की गद्दी तक पहुंच गए। इसके बाद खिलजी, तुगलक और अंत में अफगान मूल के सैयद और लोदी वंशों ने सत्ता की बागडोर संभाली। अब एक बड़ा सवाल, इन सुल्तानों ने इतने बड़े इलाके पर राज कैसे किया? इसका जवाब है इक्ता प्रणाली। ये कोई साधारण व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक था। इसमें सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों को नकद वेतन देने के बजाय जमीन का एक हिस्सा यानी इक्ता दे दिया जाता था। बदले में उन्हें वहां से टैक्स वसूलना होता था और सुल्तान के लिए एक सेना तैयार रखनी होती थी। एक ही तीर से दो शिकार, कर वसूली भी हो गई और दूरदराज के इलाकों में सत्ता का नियंत्रण भी। वैसे इस दौर में कुछ बहुत ही कट्टर और अनोखे सुधार भी देखने को मिले, जैसे अलाउद्दीन खिलजी। उसने बाजार पर इतना सख्त नियंत्रण लागू किया कि कीमतों को एकदम फिक्स कर दिया गया, और सेना में घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने जैसी प्रथाएं शुरू की ताकि कोई भ्रष्टाचार ना हो सके। और फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। उनकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी, जैसे तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाना या राजधानी बदलना। लेकिन जमीनी हकीकत में ये फैसले एक बड़ी आर्थिक आपदा साबित हुई, बिल्कुल उल्टे पड़ गए। चलिए अब उत्तर भारत से थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं। दूसरे पड़ाव पर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। दिल्ली सल्तनत की पकड़ जैसे जैसे कमजोर हुई, दक्षिण में दो बेहद ताकतवर और कट्टर प्रतिद्वंदी उभर कर सामने आए, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत। विजयनगर अपनी बेहिसाब दौलत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और हम्पी की अद्भुत भव्यता के लिए मशहूर था। वहीं बहमनी एक बेहद शक्तिशाली सैन्य सल्तनत थी। मजे की बात यह है कि इन दोनों के बीच रायचूर दोआब नाम के एक उपजाऊ और हीरों से भरे इलाके पर कब्जे के लिए लगभग 200 सालों तक जबरदस्त संघर्ष चलता रहा। विजयनगर को लेकर एक बात जो हमेशा अचंभित करती है, वो ये है कि उन्होंने इतनी विशाल सेना का खर्च कैसे उठाया। जवाब छिपा है उनकी नायंकार प्रणाली में। ये कुछ इक्ता प्रणाली जैसी ही थी। इसमें राजा अपने सैन्य प्रमुखों को, जिन्हें नायक कहा जाता था, जमीन देते थे, और बदले में ये नायक राजा के लिए पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी हमेशा तैयार रखते थे। इससे राज्य का खजाना भी नहीं हुआ खाली, और एक विशाल सेना भी खड़ी हो गई। क्या गजब का आइडिया था। दूसरी तरफ बहमनी सल्तनत का पतन किसी फिल्मी ट्रेजेडी से कम नहीं है। महमूद गवान, जो बहमनी साम्राज्य के सबसे शानदार और वफादार प्रशासक थे, उन्हें दरबार की गंदी राजनीति और झूठी साजिशों के चलते मौत की सजा दे दी गई। उनके आखिरी शब्द थे, मेरी बेगुनाही का खून इस सल्तनत को ले डूबेगा, और सच में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उनकी मौत के बाद सल्तनत बिखरने लगी और अंततः 5 छोटी दक्कन सल्तनतों में टूट गई। सत्ता और युद्धों की इन कहानियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर से जुड़ने के 2 बहुत ही सुंदर और सरल रास्ते दिखाए। पहला था निर्गुण भक्ति, यानी निराकार ईश्वर की उपासना। कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने इस पर जोर दिया और जाति व्यवस्था व मूर्ति पूजा पर सीधा प्रहार किया। दूसरा रास्ता था सगुण भक्ति,
यानी ईश्वर के साकार रूप की पूजा। इसमें तुलसीदास और मीराबाई जैसे संतों ने राम या कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भावनात्मक दीवानगी दुनिया के सामने रखी। दोनों ही रास्तों ने आम इंसान को बिना किसी जटिल कर्मकांड के ईश्वर से सीधे जुड़ने का एक बहुत ही सुलभ माध्यम दिया। इन आंदोलनों का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इन्होंने समाज में एक मजबूत पुल का काम किया। इन्होंने पुरानी और कठोर परंपराओं को तोड़ा। चिश्ती सूफी संतों की दरगाहों पर शुरू हुई लंगर और कव्वाली की परंपराओं ने सभी वर्गों को एक साथ ला बिठाया। और एक और शानदार बात यह हुई कि इसी दौर में हिंदी, अवधी और पंजाबी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं ने जबरदस्त विकास किया, क्योंकि संतों ने आम लोगों की भाषा में ही अपने संदेश दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे और सबसे चर्चित पड़ाव की ओर, मुगल साम्राज्य का योग। 16वीं सदी में मुगलों की एंट्री होती है। बाबर की पानीपत की जीत सिर्फ तोपों की वजह से नहीं थी, बल्कि उनकी बेहद चालाक तुलुगमा युद्ध रणनीति का इसमें बड़ा हाथ था। वहीं बीच में कुछ समय के लिए सत्ता में आए शेरशाह सूरी को हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मुगलों ने बाद में जिस बेहतरीन प्रशासनिक ढांचे और मुद्रा व्यवस्था का इस्तेमाल किया, उसकी मजबूत नींव शेरशाह सूरी ने ही रखी थी। और फिर जहांगीर और शाहजहां के दौर में आते आते मुगल चित्रकला और वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। लेकिन इस पूरे विशाल मुगल साम्राज्य की असली ताकत क्या थी? वो थी मनसबदारी प्रणाली। यह सिस्टम बिल्कुल साफ था। हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी रैंक दिया जाता था, जो उसका रुतबा और सेना में उसकी जिम्मेदारी तय करता था। इससे हुआ ये कि पूरी सेना और प्रशासन की सीधी वफादारी सिर्फ और सिर्फ सम्राट के प्रति हो गई। इसी ने मुगलों को इतना ताकतवर बनाया। मुगलों के दौर में हमें दो बिल्कुल विपरीत रणनीतियां भी देखने को मिलती हैं। एक तरफ अकबर थे, जिन्होंने गैर मुस्लिमों पर लगने वाले जजिया कर को हटाकर और सुलह कुल यानी शांति की नीति अपनाकर एक समावेशी साम्राज्य बनाया, सबको साथ लेकर चले। दूसरी तरफ औरंगजेब ने एकदम उल्टी राह पकड़ी। उन्होंने जजिया फिर से लागू किया और 27 सालों तक दक्कन के अंतहीन युद्धों में अपना सारा खजाना लुटा दिया। सीमाएं तो जरूर फैली, लेकिन साम्राज्य अंदर से तेजी से खोखला होने लगा। मुगलों के इसी ढलते सूरज के बीच उदय होता है हमारे 5वें और अंतिम पड़ाव का, मराठों का साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी सच में अद्भुत है। उन्होंने सह्याद्री के पहाड़ों में बिखरी हुई ताकतों को एक किया और गुरिल्ला युद्ध की महारत से एक मजबूत राज्य की नींव रखी। उन्होंने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि एक बेहतरीन अष्टप्रधान मंत्री मंडल बनाया। साथ ही चौथ और सर देशमुखी जैसे कर लगाकर राज्य की आर्थिक स्थिति को इतना मजबूत किया कि वो एक पूर्ण और केंद्रीकृत शक्ति बन गया। शिवाजी महाराज के बाद ये सत्ता पेशवाओं यानी प्रधानमंत्रियों के हाथों में आ गई। उन्होंने होलकर, सिंधिया और गायकवाड़ जैसे ताकतवर सरदारों के साथ मिलकर एक विशाल मराठा संघ बनाया। देखते ही देखते ये साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया। लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो एक बहुत ही विनाशकारी हार थी, जिसने मराठों के बढ़ते रथ को रोक दिया। अब अंत में ये पूरा ऐतिहासिक सफर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर 1761 में पानीपत की उस भयंकर लड़ाई का परिणाम कुछ और होता और मराठों की जीत हुई होती, तो क्या होता? आधुनिक भारत का इतिहास आज कितना अलग होता? इतिहास की एक घटना कैसे पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है, ये सच में सोचने वाली बात है। और इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।